हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन एसटी विद मनोज गुप्ता में आपका स्वागत है दोस्तों। हम लोग आज राजकीय इंटर कॉलेज जीआईसी प्रवक्ता 2021 के इतिहास के पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि ये व्याख्या सहित इसमें होगा दोस्तों। ये परीक्षा तिथि 19/9/2021 का इसका एग्जाम हुआ था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग जीआईसी इतिहास के पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है कि मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में दक्षिण भारत के किस राजवंश का उल्लेख किया है। ये किस राजवंश का उल्लेख किया था? ये पांड्य राजवंश का उल्लेख किया था। ऑप्शन नंबर का डी वाला राइट आंसर होगा। पांड्य राजवंश का उल्लेख किया था मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में दक्षिण भारत के पांड्य राजवंश का उल्लेख किया है। मेगास्थनीज के अनुसार पांड्य राज्य की शासिका पांड्या या पांड्या नामक स्त्री थी। कौटिल्य के अनुसार पांड्य राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। मेगास्थनीज सेल्यूकस द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था, जो संभवतः 304 से 299 बीसी तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन व चंद्रगुप्त मौर्य के सैन्य प्रशासन के बारे में विस्तृत वर्णन किया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि निम्न में से कौन जहांगीर के समय का चित्रकार नहीं है। तो कौन जहांगीर के समय का चित्रकार नहीं है? तो ख्वाजा अब्दुस समद ऑप्शन वर्ष का सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि जहांगीर का काल मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर के काल के प्रमुख चित्रकार मंसूर, मनोहर, अब्दुल हसन, विस्नत दास, फारूक बेग आदि जो कि प्रमुख थे। ख्वाजा अब्दुल समद अकबर के काल का प्रमुख चित्रकार था, जिसे अकबर ने टकसाल का अधिकारी बनाया था। जहांगीर ने अब्दुल समद को नादिर उल जमा और मंसूर को नादिर उल अस्त्र की उपाधि दिया था। जहांगीर ने हेरात को आकारिजा के नेतृत्व में आगरा का एक चित्रशाला की स्थापना किया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भक्ति आंदोलन के संदर्भ में बताना है कि पहला है कि इसमें रामानंद का जन्म इलाहाबाद में तथा वल्लभाचार्य का जन्म वाराणसी में हुआ था, जो कि सही है। दूसरे में कहा जा रहा है कि रामानंद के 12 प्रमुख शिष्य भिन्न भिन्न जाति व संप्रदाय के थे। ये भी इसमें सही है। दोनों इसमें सही है, दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा। पहला दूसरा इसमें दोनों क्या है? सही है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भक्ति द्रविड़ उपजो लायो रामानंद, प्रकट किए कबीर ने 7 द्वीप 9 खंड हैं। रामानंद का जन्म 1299 ईस्वी में इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ था तथा इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा काशी में हुई थी। वल्लभाचार्य का जन्म 1479 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था तथा वाराणसी में ही 1531 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद आता है कि रामानंद के 12 प्रमुख शिष्यों में से थे, जिसमें से धन्ना, पीपा, सेना, रैदास, कबीर, सुरसरी, पद्मावती आदि जो कि प्रमुख थे। इसमें धन्ना जो कि जाट थे, सेना ये नाई थे, रैदास चमार थे, कबीर जो कि जुलाहा थे और पीपा ये राजपूत थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत में हेराल्ड साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन किस शहर से होता था। ये किस शहर से किया जाता था? तो ये बम्बई से किया जाता था। बम्बई से ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा, बम्बई से। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारत में हेराल्ड समाचार पत्र का प्रकाशन बम्बई शहर से होता था, जिसे बॉम्बे हेराल्ड के नाम से जाना जाता था, जिसका प्रकाशन 1789 में हुआ था। इसके आगे चल करके जवाहरलाल नेहरू ने 9 सितंबर 1938 ईस्वी को दिल्ली और लखनऊ से अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड नामक समाचार पत्र प्रकाशन शुरू किया। अल हिलाल नामक समाचार पत्र का प्रकाशन अबुल कलाम आजाद के द्वारा, हमदर्द का प्रकाशन मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, हिंदुस्तान टाइम्स का प्रकाशन के एम पडिक्कर के द्वारा शुरू किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 है कि पुलकेशिन द्वितीय की किस सामंत ने शब्द अवतार नामक व्याकरण ग्रंथ की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 5 किसमें राइट आंसर होगा? गंगराज गंगराज दुर्मिति ऑप्शन नंबर का डी वाला राइट आंसर होगा, गंगराज दुर्नीति। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि पुलकेशिन द्वितीय के सामंत गंगराज दुर्नीति ने
दशा अवतार नामक व्याकरण ग्रंथ की रचना की थी। पुलकेशिन द्वितीय बादामी के चालुक्य वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। रवि कीर्ति का ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय के जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। पुलकेशिन द्वितीय के काल में वेनसांग उसके राज्य में आया था। पुलकेशिन द्वितीय ने फारस आदि विदेशी देशों से महत्वपूर्ण संबंध स्थापित किया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, वॉइस ऑफ इंडिया। वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 6 का इसमें राइट आंसर होगा बी एम मालाबारी। बी एम मालाबारी, ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक बी एम मालाबारी थे। बी एम मालाबारी का जन्म 1853 ईस्वी में बड़ौदा में हुआ था। 1885 में इन्होंने सेवा सदन की स्थापना की थी। बी एम मालाबारी प्रसिद्ध रुखबाई केस से जुड़े हुए थे। वॉइस ऑफ इंडिया का संपादन बी एम मालाबारी ने दादा भाई नौरोजी और विलियम बेर्डन के साथ 1883 में शुरू किया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्रारंभिक बौद्ध धर्म में स्त्रियों की स्थिति कुछ अच्छी महत्वपूर्ण विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन इसमें सही है? तो इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। पहला है कि स्त्रियों के लिए भी निर्माण प्राप्ति संभव, जो कि ये सही है। भिक्षुड़ियों के लिए पृथक मठ का निर्माण, ये भी सही है। इसमें दोनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा। दोनों ऑप्शन इसमें सही है। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उदित धर्मों में बौद्ध धर्म सबसे महत्वपूर्ण था। इस धर्म ने शूद्रों और स्त्रियों की अवस्था को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। 600 ईसा पूर्व तक आते आते यहाँ ब्राह्मण धर्म में स्त्रियों के अधिकांश अधिकारों को छीन लिया गया था। वहीं बौद्ध धर्म ने स्त्रियों के लिए भी निर्माण व्यवस्था की। स्त्रियां भी संघ में शामिल हो सकती थी। बुद्ध ने भिक्षुड़ी को भिक्षुओं के अधीनस्थ रखा एवं इनके लिए 8 नियम प्रतिपादित किए। भिक्षुड़ियों के लिए पृथक मठ की स्थापना की गई थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 है कि सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या है? सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का इसमें राइट आंसर होगा इक़्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ इक़्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि थी। सल्तनत काल में प्रत्येक इक़्तादारों को कुछ भूभाग आवंटित की जाती थी, जिसे इक़्ता कहा जाता था। इस भूभाग से होने वाली आय से इक़्तादार अपना वेतन और सेना पर होने वाले खर्च पर व्यय करता था। इस खर्च के अतिरिक्त जो रकम शेष बच जाती थी उसे फवाजिल कहा जाता था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन से कौशल नरेश प्रसेनजीत का मंत्री नहीं था? तो कौन कौशल नरेश प्रसेनजीत का मंत्री नहीं था? बंधुल। बंधुल ये जो कि कौशल नरेश प्रसेनजीत का मंत्री नहीं था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। 16 महाजनपदों में से 4 महाजनपद मगध, अवंती, कौशल और वत्स, ये जो कि सबसे महत्वपूर्ण थे। कौशल महाजनपद का विस्तार नेपाल की तराई से लेकर के आधुनिक अवध के क्षेत्र तक था। इस महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। बुद्ध के समय वहाँ का राजा प्रसेनजीत था। दीर्घाचारण, श्री वृद्ध, मृगधर आदि प्रसेनजीत के मंत्री थे। बंधुल प्रसेनजीत का मंत्री नहीं था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है कि किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा है? क्वेश्चन नंबर 10 का इसमें राइट आंसर होगा बर्नियर। बर्नियर ने कहा है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा बर्नियर। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 18वीं शताब्दी में काशी वाराणसी भारत में शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। वैसे शिक्षा के क्षेत्र में काशी का महत्वपूर्ण स्थान 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से चला रहा था। उस काल में काशी संगीत शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। 18वीं शताब्दी का महत्वपूर्ण फ्रांसीसी यात्री बर्नियर ने इसी कारण से काशी को भारत का एथेंस कहा है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है कि जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में। तो जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह। हुसैन शाह सरकी। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा हुसैन शाह। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि जौनपुर की स्थापना तुगलक वंश के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने किया था। आगे तुगलक वंश के सुल्तान नासरुद्दीन महमूद ने अपने वजीर ख्वाजा जहां को मलिक उस सर्क की उपाधि प्रदान करके उसे पूर्व प्रदेश का शासक नियुक्त किया था। इसी ने स्वतंत्र सर्की वंश की स्थापना की थी। इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक इब्राहिम शाह सर्की था। सर्की वंश का अंतिम शासक हुसैन शाह सर्की था, जो
इसे हरा करके बहलोल लोदी ने जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है कि किस सूफी संत की कुछ पंक्तियों सिखों के आदि ग्रंथ में संकलित की गई है? तो सिखों के आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है। ये संकलित किया गया है ये संकलित किया गया है किसको? ये फरीदुद्दीन गज ए सकर को ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया कि शेख फरीदुद्दीन गज ए सकर, जिन्हें बाबा फरीद भी कहा जाता है, जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के शिष्य थे। इनका जन्म कहतलवाल यानी कि मुल्तान में हुआ था। बाबा फरीद चिश्ती सूफी सिलसिले के महत्वपूर्ण संत थे। बाबा फरीद ने अजोधन यानी कि पंजाब को अपना निवास स्थान बनाया। बाबा फरीद के उपदेश बहुत ही संतुलित होते थे, जिसमें से विभिन्न धर्मों के बीच सामंजस्य पर बल दिया जाता था। यही कारण है कि बाबा फरीद के कुछ उपदेश की पंक्तियों को सिखों के आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है कि न तो भारत के भूतकाल पर आंखों मूंद करके निर्भर रहा जाए और न ही पश्चिम के अंधाधुनीकरण किया जाए। विवेक वृद्धि का सहारा लेकर के नए भारत को सर्वोत्तम प्राच्य और पाश्चात्य विचारकों को प्राप्त करके संयोजे रखने चाहिए। ये विचार किसने रखा था? यह विचार रखा गया था राम मोहन राय के द्वारा। राम मोहन राय के द्वारा ऑप्शन नंबर का फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, राम मोहन राय के द्वारा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि राजा राम मोहन राय 19वीं शताब्दी के धार्मिक आंदोलन के अगुआ थे। इन्हें पूर्व और पश्चिमी के विचारकों के मिलन का समन्वयकर्ता माना जाता है। इन्हीं का यह विचार है कि न तो भारत के भूतकाल पर आंखें मूंद करके निर्भर रहा जाए और न ही पश्चिमी का अंधाधुनीकरण किया जाए। विवेक बुद्धि का सहारा लेकर के नए भारत को सर्वोत्तम प्राच्य और पाश्चात्य विचारकों को प्राप्त करके संयोज्य रखना चाहिए। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है कि क्या मैं राजनीतिक में आपका ही बालक नहीं हूँ? हाँ, मैं थोड़ा कामचोर और थोड़ा भटका हुआ जरूर हूँ। महात्मा गांधी से अपने बारे में उपरोक्त कथन किसने कहा है? ये किसके द्वारा कहा गया है? ये कहा गया है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर का डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू थे। महात्मा गांधी 1915 के बाद राष्ट्रीय आंदोलन की अगुआ थे तथा महात्मा गांधी ने अपना उत्तराधिकारी जवाहरलाल नेहरू को नियुक्त किया था। जवाहरलाल नेहरू ने गांधी से कहा था कि क्या मैं राजनीतिक में आपका ही बालक नहीं हूँ? मैं हाँ थोड़ा कामचोर और थोड़ा भटका हुआ जरूर हूँ। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है कि सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने किस भारतीय नरेश को पराजित कर बनारस पर अधिकार किया था? तो ये किस पे? ये जयचंद्र को पराजित करके बनारस पे अधिकार किए थे जयचंद्र। ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने भारतीय नरेश जयचंद्र को हरा करके बनारस पर अधिकार किया था। गोरी ने 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज तृतीय को पराजित करने के बाद 1194 में चंदावर के युद्ध में राजा जयचंद्र को, जो गढ़वाल वंश का महत्वपूर्ण और अंतिम शासक था, उसको पराजित करके गढ़वाल वंश कन्नौज से बनारस तक का क्षेत्र पर शासन करता था। अतः इन क्षेत्रों पर गोरी का अधिकार हो गया। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है कि किस सुल्तान के शासनकाल के दौरान आकत खां का विद्रोह हुआ था? तो 16 का इसमें राइट आंसर होगा। ये अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी के समय में ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है। अलाउद्दीन खिलजी के समय में आकत खां यानी कि राज्य का वकीलदार ने विद्रोह किया। इसके अतिरिक्त अलाउद्दीन के समय में नवीन मुसलमान मलिक उमर एवं मंगू खां तथा हाजी मौला ने विद्रोह किया था। विद्रोह को समाप्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने 4 अध्यादेश लागू किए थे, जिसमें से अमीर एवं सरदारों के आपसी विवाह संबंधों एवं अन्य समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 कहा जा रहा है कि कंडव वंश के निम्नलिखित शासकों पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कंडव वंश के शासकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले इसमें कौन आएंगे? वासुदेव, ये सबसे पहले आएंगे वासुदेव के बाद इसमें भूमि मित्र आएंगे, ये दूसरे नंबर पे आएंगे भूमि मित्र। फिर उसके बाद भूमि मित्र के बाद इसमें नारायण आएंगे, ये तीसरे नंबर पे आएंगे। फिर उसके बाद सुशर्मन, ये जो कि चौथे नंबर पे आएंगे।
तो जो इसका सही क्रम होगा पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा इसका सही क्रम होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि शुंग वंश के अंतिम शासक देवी भूति की हत्या करके वासुदेव ने कंड वंश की स्थापना किया था। मगध क्षेत्र में किया था। पुराणों के अनुसार कंड वंश की कुल 4 शासक थे जो कि 45 वर्ष तक शासन किए थे। इसमें 4 शासकों को क्रम इसमें सबसे पहले वासुदेव जो कि 9 वर्ष तक शासन किया था, भूमिमित्र ये 14 वर्ष तक, नारायण 12 वर्ष तक और सुशर्मा ये जो कि 10 वर्ष तक शासन किया था। कंड वंश के अंतिम शासक सुशर्मन की हत्या करके सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की। तो सातवाहन वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? ये सिमुक के द्वारा किया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है कि अमीर खुसरो के अनुसार किस अरब ज्योतिषी ने 10 वर्षों तक वाराणसी में रह करके ज्योतिष विद्या का अध्ययन किया था? तो ये अबू मासर ने। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा अबू मासर। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अमीर खुसरो के अनुसार अरब ज्योतिषी अबू मासर ने 10 वर्षों तक वाराणसी में रह करके ज्योतिष विद्या का अध्ययन किया था। वाराणसी बुद्ध काल से ही शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। बुद्ध काल में यहाँ संगीत की शिक्षा दी जाती थी। आगे चल करके वाराणसी ज्योतिष शिक्षा का भी महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। 18वीं शताब्दी का फ्रांसीसी यात्री बर्नियर वाराणसी यानी कि काशी को भारत का एथेंस कहा है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बर्नियर का कथन है, वाराणसी को भारत का एथेंस कहा गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है कि महाबोधि वंश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन कालाशोक का पुत्र नहीं था? तो कालाशोक का इसमें पुत्र कौन नहीं था? तो उग्रसेन ये जो कि कालाशोक का पुत्र नहीं था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा उग्रसेन। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्र थे जो इस प्रकार है। भद्रसेन है, कोरंडवर्ण है, मुंगूर है, सर्वज है, जलिक, उभाक, संजय, कौरव्य, नंदीवर्धन तथा पंचामक। इन्होंने सम्मिलित रूप से 22 वर्षों तक शासन किया। नंदीवर्धन जो कि महानंदी शिशुनाग वंश का अंतिम शासक है। आगे मगध के क्षेत्र में नंद वंश का स्थापना हुआ जिसका संस्थापक महाबदम नंद था। महाबोधि वंश का इसका नाम उग्रसेन प्राप्त होता है महाबोधि वंश में। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से कौन एक 1918 में उत्तर प्रदेश में किसान सभा की स्थापना से संबंधित नहीं है? तो किसान सभा की स्थापना से संबंधित इसमें कौन सा नहीं है उत्तर प्रदेश के? तो इसका राइट आंसर होगा ब्रज किशोर। ब्रज किशोर ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा ब्रज किशोर। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अवध में होम रूल लीग के कार्यकर्ता काफी सक्रिय थे। इन्होंने किसानों को संगठित करना शुरू किया। इन्होंने इस संगठन को किसान सभा का नाम दिया। आगे चल करके गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से फरवरी 1918 ईस्वी में उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन हुआ। उत्तर प्रदेश किसान सभा के गठन में ब्रजकिशोर का कोई योगदान नहीं था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा जा रहा है कि भारत में सती प्रथा को समाप्त किया गया। भारत में सती प्रथा को कब समाप्त किया गया? तो 4 दिसंबर 1829 में। 4 दिसंबर 1829 में। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारत की सामाजिक कुरीतियों में सती प्रथा सबसे ज्यादा कष्टदायक थी। सती प्रथा को रोकने के लिए राजा राम मोहन राय सबसे ज्यादा सार्थक प्रयास किया। इन्हीं के प्रयासों के कारण तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 4 दिसंबर 1829 ईस्वी को नियम 17 के द्वारा सती प्रथा को समाप्त घोषणा कर दिया। आरंभ में यह कानून केवल बंगाल में लागू हुआ था किंतु 1830 में इसे बंबई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा जा रहा है कि झील के किनारे स्थित प्रारंभिक कृषि स्थल कौन सा है? तो ये है लहुरादेव। लहुरादेव ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा लहुरादेव। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में झील के किनारे स्थित लहुरादेव से भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि किए जाने के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। यहीं से चावल उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। महत्वपूर्ण है कि मेहरगढ़ से प्राप्त कृषि का साक्ष्य 7000 ईसा पूर्व का है जबकि लहुरादेव का 9000 से 7000 ईसा पूर्व का कृषि का साक्ष्य उपलब्ध है। फिर क्वेश्चन नंबर 23 है कि किन स्मृतिकारों ने विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दी थी? तो इसका राइट आंसर होगा नारद और पराशर। नारद और पराशर ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा नारद और पराशर। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि नारद और पराशर ने 5 विशेष परिस्थितियों में पत्नी को पुनर्विवाह की अनुमति दी है। पति के मरने तथा पति का पता न लगाने, पति का सन्यासी होने, पति का नपुंसक होने तथा पति के पतित होने जाने की स्थिति में नारद और पराशर ने
पत्नी को पुनर्विवाह की अनुमति प्रदान की है। विष्णु, याज्ञवल्क्य, बृहस्पति ने विधवाओं को पूरी संपत्ति का स्वामिनी मानते हैं, जबकि मनु, नारद और कात्यायन इसके विरुद्ध थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा जा रहा है कि सर कालीन स्कॉट मॉनक्रीफ आयोग नियुक्त किया गया था। तो ये जो नियुक्त किया गया था, ये सिंचाई में सुधार के उपायों का अन्वेषण करने और सुझाव देने के लिए। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सर कालीन स्कॉट मॉनक्रीफ आयोग की नियुक्ति 1901-2 में ईस्वी में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के समय में सिंचाई में सुधार के उपायों का अन्वेषण करने और सुझाव देने के लिए किया गया था। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर कई सिंचाई परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है कि गुप्तकालीन बोबर पांडुलिपि संबंधित है। ये किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 25 का इसमें राइट आंसर होगा आयुर्वेद से। आयुर्वेद से ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा आयुर्वेद से। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि बाबर पांडुलिपि चौथी 5वीं ईस्वी के प्राचीनतम चिकित्सकीय ज्ञान, आयुर्वेद, सकुशन विचार तथा भविष्य की कथन से संबंधित महत्वपूर्ण खोज है। इसे 1890 ईस्वी में हैमिल्टन बाबर ने गोबी मरुस्थल से खोजा था। यह मूलतः यशोमित्र नामक बौद्ध भिक्षु के 7 निबंधों का संग्रह है। यह बौद्ध भिक्षु कमतूरा बौद्ध विहार में निवास करते थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है कि इतालवी यात्री पेश कहते हैं कि वह एक महान शासक और अत्यंत न्यायप्रिय व्यक्ति है, परंतु एकाएक क्रोध के दौरान का शिकार हो जाता है। उक्त व्यक्ति विजयनगर के किस शासक से संबंधित है? तो 26 के इसमें राइट आंसर होगा कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा कृष्णदेव राय। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि डोमिंगो पायस जो एक पुर्तगाली यात्री था, 1520 ईस्वी के आसपास विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के काल में विजयनगर की यात्रा की थी। वह कृष्णदेव राय के बारे में कहता है कि वह एक महान शासक और अत्यंत न्यायप्रिय व्यक्ति था, परंतु एकाएक क्रोध के दौरान का शिकार हो जाता था। पायस विजयनगर साम्राज्य के समृद्धि के वर्णन के साथ साथ इस काल के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक घटनाओं का भी विस्तार से वर्णन करता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें सबसे पहले सतारा का विलय, ये सबसे पहले आएगा सतारा का विलय। सतारा के विलय के बाद जैतपुर का विलय, ये दूसरे नंबर पे आएगा जैतपुर का विलय। फिर उसके बाद आएगा झांसी का विलय, तीसरे नंबर पे आएगा। फिर उसके बाद नागपुर का विलय, ये चौथे नंबर पे आएगा। तो इसका सही क्रम होगा दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा इसका सही क्रम होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है। लॉर्ड डलहौजी का काल व्यक्तिगत नीति या राज्य हड़प नीति के कारण सर्वाधिक चर्चित रहा है। इस नीति के तहत यदि किसी राज्य का वैध उत्तराधिकारी न होता तो उसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। आइए देखते हैं इसमें, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सतारा का विलय 1848 में हुआ था। जैतपुर का विलय 1849 में हुआ था। झांसी का विलय 1853 में और नागपुर का विलय 1854 में हुआ था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संस्थापक सदस्य नहीं था? तो क्वेश्चन नंबर 28 का इसमें राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना मीनू मसानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के प्रयासों से अक्टूबर 1934 बंबई में हुई थी। इस पार्टी की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने कोई योगदान नहीं किया था। वैसे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस पार्टी के अंदर समाजवाद का प्रतिनिधित्व करते थे। जवाहरलाल नेहरू स्वयं समाजवादी व्यवस्था से काफी प्रभावित थे, किंतु कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना सदस्यों में वे नहीं थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है कि किस कालावधि में कल्हड़ की राजतरंगड़ी लिखी गई थी? किस कालावधि में कल्हड़ की राजतरंगड़ी लिखा गया था? 1148 से 1150 ईस्वी के बीच लिखा गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा 1150 से 1148 से 1150 ईस्वी तक। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि राजतरंगड़ी जो कि 1148 से 50 ईस्वी के बीच महाभारत शैली में कल्हड़ द्वारा लिखित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें कश्मीर के हिंदू राजवंशों का इतिहास का वर्णन है। राजतरंगड़ी में कुल 8 सर्ग यानी कि तरंग और 8000 श्लोक हैं। राजतरंगड़ी की शुरुआत कल्हड़ ने राजा हर्ष के समय में किया था और इस ग्रंथ का अंत राजा जयसिंह के काल में हुआ था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है
कि राजसूय यज्ञ के समय ऋग्वैदिक राजा लगभग 1 दर्जन रत्नियों के घर जाता था, उनमें से कितनी रत्नियाँ महिलाएँ होती थी? तो इसमें कितनी रत्नियाँ महिलाएँ होती हैं, ये वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो ये इसमें 4 रत्नियाँ को क्या होती थी, महिलाएँ होती थी, 4 रत्नी। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि ऋग्वैदिक राजा राजसूय यज्ञ के समय 1 दर्जन रत्नियों के घर जाता था, जिसमें से 4 रत्नियाँ स्त्रियाँ होती थीं। यह राजा के राज्याभिषेक से संबंधित राजकीय संस्कार यज्ञ था। राजा रत्न विंसी संस्कार के तहत 12 रत्नियों के घर जाता था। सर्वप्रथम वह सेनानी के घर जाता था। शुक्ल यजुर्वेद में राजसूय यज्ञ से संबंधित अनुष्ठानों का उल्लेख मिलता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है कि श्लेष द्व्यर्थी में लिखा प्रारंभिक मध्यकाल का ग्रंथ कौन सा है? तो ये है रामचरित। रामचरित ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, रामचरित। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि श्लेष द्व्यर्थी में लिखा प्रारंभिक मध्यकाल का महत्वपूर्ण ग्रंथ संध्याकार नंदी द्वारा रचित रामचरित है। इस ग्रंथ में संध्याकार नंदी ने स्वयं को कलयुग का वाल्मीकि यानी कि कलिकाल वाल्मीकि तथा रामपाल को राम कहता है। रामचरित में कैवर्त के नेता भीम को पराजित करने का उल्लेख है। यह ग्रंथ पाल वंश की विशेषतः परवर्ती शासकों के इतिहास के अध्ययन का महत्वपूर्ण स्रोत है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है कि बंगाल के किस शासक ने कहा था कि यदि अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से बाहर किया जाए तो समुद्र में आग लग जाएगी? ये किसके द्वारा कहा गया है? ये कहा गया है अलीवर्दी खान के द्वारा। अलीवर्दी खान के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर का डी वाला राइट आंसर होगा, अलीवर्दी खान के द्वारा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मुर्शीद कुली खान जो कि 1717 से 1727 ईस्वी तक था, इसने बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। 18वीं शताब्दी में किया था। आगे चलकर के अलीवर्दी खान जो कि 1740 से 56 ईस्वी बंगाल का महत्वपूर्ण नवाब हुआ, उसने कई शक्तियों को पराजित कर बंगाल में अपनी सत्ता को स्थापित किया। अलीवर्दी खान ने ही कहा था कि यदि अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से बाहर किया जाए तो समुद्र में आग लग जाएगी। आगे चल करके अलीवर्दी खान की यह भविष्यवाणी सही साबित हुई जब अंग्रेजों ने बंगाल को अपने अधीन कर लिया। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्नलिखित चोल शासकों में से मालदीव की विजय करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो मालदीव की विजय करने वाला प्रथम शासक राजराज प्रथम था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, राजराज प्रथम। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 9वीं शताब्दी में विजयालय के नेतृत्व में चोलों का पुनरुत्थान हुआ। चोल वंश की स्थापना विजयालय ने किया था। आगे चल करके इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक राजराज प्रथम था। ये जो कि राजराज प्रथम का जो शासनकाल था 985 से 1014 ईस्वी तक था। उसने पांड्य, केरल और सिंहल की विजय की। उसने श्रीलंका के उत्तरी भाग की विजय करके उसने अपना अधिकार कर लिया। राजराज की एक महत्वपूर्ण विजय मालदीव की थी। मालदीव की विजय राजराज प्रथम की अंतिम विजय थी। उसने नित्य विनोद, शिवपाद शेखर, चोल मार्तंड आदि प्रमुख उपाधियों को धारण किया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है कि नाम लिंगानुशासन नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 34 का इसमें राइट आंसर होगा अमर सिंह है। कौन है? अमर सिंह है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, अमर सिंह। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया कि अमर सिंह के द्वारा रचित अमरकोश ग्रंथ संस्कृत का विश्वकोश कहलाता है। इस ग्रंथ का एक अन्य नाम लिंगा अनुशासन है। 3 कांडों में विभक्त होने के कारण इसे त्रिकांड भी कहा जाता है। अमरकोश के सबसे प्रसिद्ध टीकाकार क्षीर स्वामिनी भट्ट है, जो कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों में सर्वाधिक टीका 50 इसी ग्रंथ पर लिखी गई है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है कि 1822 में महाराजा रणजीत सिंह की आदर्श सेना में फ्रांसीसी सैन्य टुकड़ी फौज एक खास का गठन किसने किया था? ये किया गया था वेंचुरा और अलार्ड के द्वारा। वेंचुरा और अलार्ड के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन जो सन 1822 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह की आदर्श सेना में फ्रांसीसी सैन्य टुकड़ी फौज एक खास का गठन वेंचुरा और अलार्ड द्वारा किया गया था। महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी सेना का गठन पश्चिमी ढंग से करने का प्रयास किया था। इसके लिए सेना को 2 भागों में बांटा गया था। इसमें घुड़सवार सेना थी, पैदल सेना थी और तोप खाना था। घुड़सवार सेना में इसमें प्रशिक्षित होते थे नियुक्ति फ्रांसीसी सेनापति एलर्ड था और पैदल सेना में इटालियन सेनापति वेंचुरा प्रशिक्षण हेतु इसका नियुक्ति किया था। और तोपखाना ये जो कि इसे कोर्ट यानी कि फ्रांस तथा बाद में गार्डन ने गठित किया था। द्वितीय जो कि फौज ए बेकवाद अनियमित सेना थी। नोट में कहा जा रहा है कि महाराजा रणजीत सिंह द्वारा गठित प्रशासन को खालसा तथा सरकार को खालसा सरकार के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है कि परमार्थ किस काल के बौद्ध विद्वान थे?
तो इसका राइट आंसर होगा, ये थे गुप्त काल के। गुप्त काल के ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, गुप्त काल के थे। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि परमार्थ उज्जैन के निवासी थे। 546 ईस्वी में एक गुप्त वंशीय सम्राट के समय में चीन के सम्राट द्वारा जो दूतमंडल भारत भेजा गया था, उसी के एवज में भेजने जाने वाले भारतीय दूतमंडल का वे हिस्सा थे। परमार्थ द्वारा लिखित व चीनी भाषा में अनुदित रचनाओं में त्रिपिटक भी शामिल है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है कि जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है, उतनी जमीन में 7 आदमियों का पेट भर सकता है। यह कथन प्राचीन भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? जो कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कथन है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो ये कावेरी डेल्टा के क्षेत्र के बारे में कहा जा रहा है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, कावेरी डेल्टा के बारे में कहा जा रहा है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि प्राचीन भारत में कावेरी डेल्टा के बारे में यह कथन प्रचलित था कि जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है, उतनी जमीन में 7 आदमियों का पेट भर सकता है। सातवाहन काल और संगम युग में कावेरी डेल्टा का भाग अपने कृषि उत्पादन के लिए काफी प्रसिद्ध था। इस काल में इस क्षेत्र में चावल व हल्दी का उत्पादन सबसे ज्यादा होता था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि महाकाव्य रामायण के 5 अस्पष्ट तिथि क्रमगत और सांस्कृतिक चरणों की पहचान की थी। ये किसके द्वारा किया गया था? ये J.L. ब्रांकिगटन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, J.L. ब्रांकिगटन। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि वर्ष 1984 ईस्वी में J.L. ब्रांकिगटन ने भाषा शैली विषय वस्तु के सावधानी पूर्वक अध्ययन के पश्चात रामायण के विकास में कालावधि व संस्कृति के 5 चरणों को चिन्हित किया। इसी तरह से J.L. फिटगेराल्ड ने महाभारत के विषय में यह तर्क प्रस्तुत किया कि बौद्ध व जैन धर्म की बढ़ती लोकप्रियता को ब्राह्मण व्यवस्था ने एक चुनौती के रूप में देखा है तथा भारत के रूप में उन्होंने इस व्यवस्था के विरुद्ध अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत की है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39 है कि शौनक और पेपलाद ये किस वेद की शाखाएं हैं? तो शौनक पेपलाद, तो इसका राइट आंसर होगा अथर्ववेद की। अथर्ववेद की ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, अथर्ववेद की। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि वेदों की कई शाखाएं हैं। साकल शाखा जो कि ऋग्वेद की जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद की शाखा में बांटा गया है। कौमुद, राणायनी, जैमिनी, सामवेद की 3 शाखाएं हैं। अथर्ववेद की शाखाएं शौनक और पिप्लाद है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40 है कि कराची अधिवेशन 1931 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें दिया गया है 40 में, पहले में कहा जा रहा है कि गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन करने के लिए यह कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन था, जो कि ये क्या है, सही है। दूसरे में कहा जा रहा है कि इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। उपयुक्त कथनों में से आपको बताना है कौन सा सही है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा गांधी इरविन समझौते का अध्यक्षता किया गया था, जो कि ये भी क्या है, सही है। इसमें दोनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, पहला दूसरा इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 1931 ईस्वी में कांग्रेस का 45वां अधिवेशन कराची में हुआ था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। गांधी इरविन समझौते को अनुमोदन करने के लिए यह कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन था। इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। इस अधिवेशन में भारत के विकास के लिए समाजवादी तत्वों को ग्रहण किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 41 है कि किस भारतीय शासक ने अपने अधिकारियों एवं सिपाहियों को वेतन देने के लिए महादारी पद्धति को अपनाया था? ये किस भारतीय शासक ने अपनाया था? ये अपनाया था राजा रणजीत सिंह। राजा रणजीत सिंह, ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा, राजा रणजीत सिंह। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि महाराजा रणजीत सिंह ने सशक्त एवं संगठित सैन्य व्यवस्था का निर्माण करने के लिए सैनिकों को मासिक वेतन देना आरंभ किया था। सैनिकों को मासिक वेतन देने की यह प्रणाली महादारी पद्धति के नाम से प्रचलित हुई। फिर उसके बाद आता है, फिर उसके बाद इसमें दिया गया है कि महाराजा रणजीत सिंह सेना के आधुनिकीकरण के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के नमूने पर सैन्य संगठन का प्रयास किया था। इसके लिए विदेशी कमांडरों की नियुक्ति की गई थी। 1822 में जनरल वेचुआरा और आर्लाड नामक सैन्य विशेषज्ञों की नियुक्ति की गई थी। इस क्रम में नियमित ड्रिल द्वारा सेना की अनुशासन पर बल दिया गया था तथा
लाहौर और अमृतसर में तोप, गोला बारूद कारखाने बनाए गए। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 42 है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 42 है कि मध्य पाषाणी पुरास्थल दमदमा के पशुओं की हड्डियों का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? ये किसके द्वारा किया गया था? ये पीके थॉमस और पीपी जोगलेकर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मध्य पाषाणी स्थल दमदमा मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। दमदमा का उत्खनन 1982 से 1987 के मध्य प्रोफेसर जी.आर. शर्मा के नेतृत्व में किया गया। यहाँ से पाषाण उपकरण एवं हड्डियों की पशुओं की हड्डी एवं सींग से प्राप्त हुए हैं। यहाँ के पशुओं की हड्डियों का अध्ययन पीके थॉमस और पीपी जोगलेकर ने किया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 43 है कि निजामुद्दीन जुनैदी वजीर था। ये किसका वजीर था? ये इल्तुतमिश का वजीर था। ऑप्शन नंबर 80 वाला राइट आंसर होगा इल्तुतमिश का। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि वजीर निजामुद्दीन जुनैदी इल्तुतमिश का प्रसिद्ध वजीर था। इल्तुतमिश के समय में जब उलेमाओं ने हिंदुओं के समक्ष मृत्यु या इस्लाम की शर्त रखने की पेशकश की तो वजीर जुनैदी ने कहा कि हाल ही में भारत में विजय प्राप्त हुई है। मुसलमान समुद्र में केवल एक बूंद के समान है और यह संभव है कि ये आदेश लागू करने पर हिंदू आपस में मिल जाएंगे और व्यापक स्तर पर गड़बड़ी पैदा हो सकती है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 44 है कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? ये किसका मृत्यु हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा, ये हुआ था जफर खान। जफर खान का ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा जफर खान का। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति जफर खान जो कि 1299 ईस्वी में कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व में हुए मंगोल आक्रमण के विरुद्ध वीरतापूर्वक लड़ता हुआ मारा गया। मंगोलों का यह आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के काल का सबसे खतरनाक आक्रमण था। मंगोलों का सबसे अधिक बार आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के काल में हुआ था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 45 है कि प्रसिद्ध वैद्य बाघभट्ट की रचना की थी। तो बाघभट्ट की रचना किसके द्वारा किया गया था? ये अष्टांग संग्रह के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 6वीं शताब्दी के महान आयुर्वेदाचार्य बाघभट्ट की प्रसिद्ध रचनाएं अष्टांग संग्रह एवं अष्टांग हृदय है। प्राचीन स्रोतों एवं चीनी यात्रियों के विवरण से पता चलता है कि बाघभट्ट का जन्म सिंध में हुआ था और वे बौद्ध मतावलंबी थे। फिर उसके बाद आता है इसमें महत्वपूर्ण में दिया गया है कि ग्रंथ नैषधचरित के रचयिता 12वीं शताब्दी के महान दार्शनिक एवं श्रृंगार रस के कवि श्री हर्ष ने की थी। वे कन्नौज के गढ़वाल शासकों के विजय चंद्र एवं जयचंद्र के दरबार में रहते थे। नौषधचरित नल दमयंती की प्रेम कथा पर आधारित श्रृंगार प्रधान काव्य ग्रंथ है। काशी का वृत्ति संस्कृत व्याकरण ग्रंथ पाणिनिकृत अष्टाध्यायी का टीका है जिसके लेख जयदित्य एवं वामन है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 46 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 46 में इसमें दिया गया है बेगम। बेगम ये जो कि शाही परिवार से आने वाली स्त्रियां थी। शाही परिवार से आने वाली स्त्रियां थी, पहला सही है। अगाहा अगाहा ये जो कि अन्य पत्नियां यानी कि स्त्रियां जो कुलीन परिवार में न जन्मी हो, तो इसका चौथा सही है। अगाचा अगाचा ये उप पत्नी होती थी अगाचा, तो दूसरा सही है। ख्वाजासर ख्वाजासर ये जो कि गुलाम हिजड़े होते थे, तो तीसरा सही है। तो ए का पहला, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का इसमें तीसरा वाला सही है। तो इसका राइट आंसर होगा डी का तीसरा वाला सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है। बेगम ये जो कि शाही परिवार से आने वाली स्त्रियां होती थी। अगाहा ये जो कि अन्य पत्नियां स्त्रियां जो कुलीन परिवार में न जन्मी हो। अगाचा ये जो कि उपपत्नी होती थी और ख्वाजासर ये जो कि गुलाम हिजड़े होते थे। फिर क्वेश्चन नंबर 47 है कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन का विवरण प्रस्तुत किया गया है। ये किसमें किया गया है प्रस्तुत? महावंश टीका में। महावंश टीका में किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, महावंश टीका में किया गया है। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन का परिचय बौद्ध ग्रंथ महावंश टीका से प्राप्त होता है। इस ग्रंथ से पता चलता है कि चंद्रगुप्त जो कि मौर्य नामक क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुआ था
उल्लेखनीय है कि जैन एवं बौद्ध धार्मिक ग्रंथ चंद्रगुप्त मौर्य को स्पष्टतः क्षत्रिय के रूप में वर्णित स्वीकार करते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 48 है कि सर्वप्रथम हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख किस राजवंश के अभिलेखों में हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ससानियों के ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा ससानियों का। हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख ससानियों के अभिलेख में हुआ है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि ईरान के ससानी राजवंश के अभिलेखों में सर्वप्रथम हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख किया गया है। ससानी वंश की स्थापना ईरान में 3री शताब्दी में हुआ था। शापुर प्रथम के नक्श ए रुस्तम में सर्वप्रथम हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया गया है। तो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किसमें किया गया है? तो नक्श ए रुस्तम में किया गया है। ये ईरानी अभिलेख है। क्वेश्चन नंबर 49 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो 1928 में साइमन कमीशन का भारत आगमन सही है। 1928 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का गठन, ये भी सही है। 1928 में रमन प्रभाव का आविष्कार, ये भी सही है। 1928 में मदर टेरेसा का पहली बार भारत आगमन, ये जो कि क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर का डी वाला यही इसमें क्या है, सही सुमेलित नहीं है। ये 1929 में आई थी, 1929 में आई थी, इसलिए 1928 यहाँ पे क्या होगा, गलत होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मदर टेरेसा 1929 ईस्वी में भारत आई थी। इनका जन्म 1910 ईस्वी में अल्बानिया में हुआ था। 1928 में वह अपने देश को छोड़ करके आयरलैंड पहुंची एवं उसके पश्चात 1929 में भारत आ गई। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 50 है कि त्रिपक्षीय संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही है? तो आपको सही युग्म बताना है। इसमें महिर भोज दिया गया है, ये जो कि गुर्जर प्रतिहार शासक हैं। फिर ध्रुव ये जो कि, फिर उसके बाद धर्मपाल ये पाल वंश के शासक हैं। ध्रुव प्रथम ये राष्ट्रकूट के शासक हैं। तो इसमें पहला वाला सही है। दूसरा है नागभट्ट सेकंड। फिर उसमें गोविंद थर्ड, ये भी सही है। फिर उसके बाद आता है गोविंद थर्ड के बाद विग्रहपाल, ये जो कि क्या है, गलत है, ये गलत है। रामचंद्र रामचंद्र ये जो कि गुर्जर प्रतिहार शासक है, रामचंद्र। फिर उसके बाद इसमें अमोघ वर्ष दिया गया है, अमोघ वर्ष फर्स्ट रामचंद्र में, ये भी सही है। फिर इसमें विग्रहपाल दिया गया है, विग्रहपाल ये जो कि क्या है, ये भी गलत है, विग्रहपाल। तो इसमें केवल पहला वाला क्या है, सही है, केवल पहला वाला सही है, तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो आइए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के माध्यम से। इसमें दिया गया है त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में जानकारी राधनपुरा तथा संजन ताम्रपत्र से प्राप्त होता है। त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में आइए जानते हैं। इसमें दिया गया त्रिपक्षीय संघर्ष में गुर्जर प्रतिहार वंश शासक दिए गए हैं, पाल वंश के शासक दिए गए हैं और राष्ट्रकूट वंश के शासक दिए गए हैं। इसमें वत्स्यराज ये जो कि 780 से 805 ईस्वी तक इसका शासन था गुर्जर प्रतिहार में। फिर धर्मपाल 770 से 810 तक था। राष्ट्रकूट जो कि इसमें ध्रुव प्रथम ये 780 से 793 ईस्वी तक इसका शासन था। फिर उसके बाद आते हैं नागभट्ट द्वितीय, ये गुर्जर प्रतिहार शासक हैं, 805 से 833 ईस्वी तक। फिर देवपाल 810 से 580 ईस्वी तक। फिर उसके बाद गोविंद तृतीय ये जो कि 793 से 814 ईस्वी तक थे। फिर उसके बाद आता है रामभद्र ये जो कि 833 से 836 तक थे। देवपाल 810 से 850 तक थे। अमोघ वर्ष जो कि ये फर्स्ट 814 से 878 ईस्वी तक थे। महिर भोज 836 से 885 ईस्वी तक। देवपाल 810 से 850 तथा विग्रहपाल ये जो कि 854 से 815 ईस्वी तक थी। अमोघ वर्ष 814 से 878 ईस्वी तक। फिर उसके बाद आते हैं महेंद्रपाल फर्स्ट जो कि 885 से 910 ईस्वी तक। नारायणपाल ये जो कि 854 से 915 तक। कृष्ण थर्ड ये जो कि 878 से 915 ईस्वी तक। इसमें दिया गया है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में कन्नौज पर अधिकार करने में प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम अंतिम रूप से सफल रहा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 51 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51 बताना है इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें दिया गया है लाल महल जो कि बलबन के द्वारा निर्माण करवाया गया था, सही है। दरबार महल ये होशंग शाह के द्वारा करवाया गया था, ये भी सही है।
जहाज महल ये गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था, ये भी सही है। लाल दरवाजा मस्जिद महमूद शाह दिया गया है, ये जो कि क्या है, गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका डी वाला, यही इसमें क्या है, सही सुमेलित नहीं है। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि लाल मस्जिद का निर्माण 1450 ईस्वी में जौनपुर के सरकी सुल्तान महमूद शाह सरकी की पत्नी बीबी राजा ने करवाया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का सबसे दक्षिणी महाजनपद कौन था? तो अस्मक सबसे दक्षिणी महाजनपद है, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, अस्मक। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का सबसे दक्षिणी महाजनपद अस्मक महाजनपद था। अस्मक महाजनपद गोदावरी आंध्र प्रदेश के नदी के तट पर स्थित था। इसकी राजधानी पोतन या पोटली थी। राजधानी क्या थी? पोतन या पोटली थी। लोक सेवा आयोग इसका विकल्प डी माना है, जो कि ये क्या है, गलत है। चेदी महाजनपद बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित था, जिसकी राजधानी सुक्तिवती, जिसकी पहचान महाभारत के सुक्तिमती से की जाती है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 53 है। क्वेश्चन नंबर 53 में कहा जा रहा है कि जो भी इस देश की जनता की भलाई का काम करता है, वह चाहे मुसलमान हो या अंग्रेज विदेशी नहीं है। 1916 में यह घोषणा किसने की? तो यह घोषणा किसके द्वारा किया गया था? ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सन 1916 ईस्वी में होम रूल लीग आंदोलन में होम रूल की मांग को धर्मनिरपेक्षता पर आधारित बताते हुए बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि जो भी इस देश की जनता की भलाई का काम करता है, वह चाहे मुसलमान हो या अंग्रेज ये विदेशी नहीं है। इस आरापेन का धर्म व्यवसाय से कोई रिश्ता नहीं है, यह सीधे साधे हितों से जुड़ा प्रश्न होता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने महमूद गजनवी की विरुद्ध भारतीय राजाओं का एक संघ बनाया था? ये किसने बनाया था? ये त्रिलोचन पाल के द्वारा बनाया गया था। त्रिलोचन पाल के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। त्रिलोचन पाल और आनंद पाल दोनों के द्वारा बनाया गया था। इन दोनों ऑप्शन सही है इसमें। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि पश्चिमोत्तर भारत में शाही राजवंश के शासक जयपाल पर महमूद गजनवी ने 1001 ईस्वी में आक्रमण किया। तत्पश्चात 1009 ईस्वी में आनंदपाल के समय में महमूद गजनवी ने आक्रमण किया। आनंदपाल ने पड़ोसी राजाओं के सहयोग से महमूद गजनवी से युद्ध किया, परंतु पराजित हुआ। पुनः 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी ने शाही राजवंश पर आक्रमण किया। इस समय शासक आनंदपाल का पुत्र त्रिलोचन पाल था। त्रिलोचन पाल ने भारतीय राजाओं का एक संघ बनाया था, जिससे महमूद गजनवी पराजित कर दिया गया। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 55 है कि मुगल बादशाह जहांगीर के समय आगरा स्थित डच फैक्ट्री का प्रमुख कौन था? तो इसका प्रमुख कौन था? तो फ्रांसिस्को पेलसट था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मुगल बादशाह जहांगीर के समय आगरा स्थित डच फैक्ट्री का प्रमुख फ्रांसिस्को पेलसट था। पेलसट आगरा में डच टकसाल का अध्यक्ष भी था। उसने अपनी पुस्तक रोमांस ट्रेंटी में बयाना के नील उत्पादन का अत्यंत विस्तार से वर्णन किया है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 है कि बुद्ध के परिनिर्वाण की तिथि 1883 ईसा पूर्व की किस आधार पर निर्धारित की गई है? ये किस आधार पर निर्धारित किया गया है? ये कैंटन रिकॉर्ड की ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, कैंटन रिकॉर्ड की। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि चीन के कैंटन लेख यानी कि रिकॉर्ड के आधार पर विद्वान गौतम बुद्ध के निर्माण की तिथि 483 ईसा पूर्व के आसपास निर्धारित की है। इसके आधार पर गौतम बुद्ध का जन्म की तिथि 567 से 566 ईसा पूर्व निर्धारित किया जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 57 है कि निम्नलिखित राष्ट्रकूट शासकों में से किसने जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय को उदारता पूर्वक संरक्षण दिया है? ये किसने दिया है? ये दिया है अमोघ वर्ष ने। अमोघ वर्ष ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, अमोघ वर्ष। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष, ये जो कि 814 से 878 तक इसका शासन था। इसने जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय को उदारता पूर्वक संरक्षण प्रदान किया है। उसके राज्यसभा में प्रसिद्ध जैन विद्वान जिनसेन रहते थे, जिन्होंने आदि पुराण की रचना की है। अमोघ वर्ष धार्मिक प्रकृति एवं विद्या तथा कला का उदार संरक्षक था। उसने कवि राजमार्ग नामक कन्नड़ भाषा में एक काव्य ग्रंथ की रचना की है। जैन मतावलंबी
होने के नाते अमोघ वर्ष हिंदू देवी देवताओं का सम्मान करता था, वह लक्ष्मी का अनन्य भक्त था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 58 है कि शेरशाह सूरी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। शेरशाह सूरी के संदर्भ बताना है कौन सा कथन सही है। तो पहला है कि कन्नौज के युद्ध के पश्चात वह भारत का शासक बना, जो कि सही है। उसने बंगाल के गवर्नर के पद समाप्त कर 47 सरकारों में विभक्त कर दिया जो सीधे उसके नियंत्रण में थे, ये भी सही। दोनों इसमें ऑप्शन सही है। शेरशाह सूरी के संदर्भ में दोनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 17 मई 1540 ईस्वी को कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह ने मुगल शासक हुमायूं को पराजित करके भारत का शासक बना। शेरशाह ने बंगाल की दूरस्थ भौगोलिक स्थिति को देखते हुए 47 सरकारों में विभाजित किया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 है कि निम्नलिखित सिख गुरुओं के कार्यकाल पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें सबसे पहले कौन आएंगे? इसमें सबसे पहले आएंगे अंगद आएंगे, ये सबसे पहले आएंगे अंगद। अंगद के बाद इसमें अमरदास आएंगे, दूसरे नंबर पे अमरदास आएंगे। फिर उसके बाद इसमें रामदास आएंगे तीसरे नंबर पे। फिर उसके बाद अर्जुन देव आएंगे, ये चौथे नंबर पे। तो जो इसका सही क्रम होगा, तो दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा इसका सही क्रम है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है। सबसे पहले गुरु अंगद, ये जो कि दूसरे गुरु हैं, अमरदास तीसरे गुरु हैं, रामदास चौथे हैं और अर्जुन देव पांचवें गुरु हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 है कि भारतीय स्वतंत्रता बिल को ब्रिटिश में शाही सहमति कब प्राप्त हुई थी? ये कब प्राप्त हुआ था? ये प्राप्त हुआ था 18 जुलाई 1947 को। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, 18 जुलाई 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता बिल को ब्रिटिश शाही में सहमति 18 जुलाई 1947 को पास हुआ था। इस अधिनियम के अनुसार 15 अगस्त 1947 से भारत दो स्वतंत्र प्रदेशों में भारत पाकिस्तान में बांट दिया गया। 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटेन के संसद में प्रस्तुत किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 61 है। आपको बताना इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है क्वेश्चन नंबर 61 में। तो इसमें दिया गया उदयगिरी शिलालेख जो कि सामंत सनकानिक से संबंधित है, सही है। सांची का शिलालेख सामंत अमरकार देव से, सही है। उदयगिरी गुफा ये मंत्री बीरसेन साप से संबंधित है, सही है। बिसल अभिलेख ये सामंत चिरंतन दिया गया है, ये जो कि क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला यही इसमें क्या है, सही सुमेलित नहीं है। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि बिलसद ये जो कि उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है, यहाँ से गुप्त शासक कुमार गुप्त का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में ध्रुव शर्मा नामक एक ब्राह्मण द्वारा भगवान कार्तिकेय का मंदिर बनवाए जाने का वर्णन मिलता है और ये अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में लिखवाए गए। आम्रकार देव चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रधान सेनापति थे, जबकि मंत्री बीरसेन साव एवं सामंत सनकानिक क्रमशः प्रधान एवं सचिव पूर्वी मालवा के राज्यपाल थे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 है कि पेशवा में पतदाम नामक कर किस पर लगाया जाता था? तो पतदाम नाम कर ये जो लगाया जाता था विधवा पुनर्विवाह पे। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, विधवा पुनर्विवाह पे लगाया जाता था। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मराठा साम्राज्य में पेशवाओं के काल में विधवा पुनर्विवाह पर पतदाम नामक कर लगाया जाता था। मराठा साम्राज्य में वसूले जाने वाले प्रमुख कर चौथ एवं शेर देशमुखी थे। इस काल में भूराजस्व 2/5 भाग अर्थात 40% वसूला जाता था। फिर क्वेश्चन नंबर 63 है कि गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रस्तुत निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा संबंध बिल किसके प्रभाव के कारण अस्वीकृति कर दिया गया था? ये किया गया था जॉर्ज क्लार्क की। जॉर्ज क्लार्क, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, जॉर्ज क्लार्क। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 18 मार्च 1910 ईस्वी को इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया गया था। इसके पश्चात 1911 में भी इसी तरह का विधेयक उन्हें प्रस्तुत किया गया, परंतु जॉर्ज क्लार्क एवं अन्य अंग्रेज एवं जमींदारों के प्रभाव के कारण यह विधेयक खारिज हो गया। मदन मोहन मालवीय एवं जिन्ना ने इस विधेयक का प्रस्ताव पाठ किया था। फिर उसके बाद आता है, उल्लेखनीय है कि सर्वप्रथम 1906 में बड़ौदा की रियासत ने अपने यहाँ अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा आरंभ किया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 है कि प्राचीन भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में कंचुकी नामक पद का प्रयोग होता था। ये किसके लिए किया जाता था? अंतःपुर के प्रभारी के लिए। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, अंतःपुर के प्रभारी के लिए। प्राचीन भारतीय प्रशासन व्यवस्था में कंचुकी चालुक्य शासनकाल में अंतःपुर के प्रभारी के होता था। यह पदाधिकारी शासक की गृहस्थ जीवन
का प्रबंध करता था। फिर क्वेश्चन नंबर 65 है कि मुगल सैन्य व्यवस्था में दाखिल कौन थे? ये कौन थे दाखिल? दाखिली ये जो कि पूरक सिपाही होते थे दाखिली। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा पूरक सिपाही। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मुगल सैन्य व्यवस्था में दाखिली सैनिक पूरक सिपाही होते थे जिनकी नियुक्ति बादशाह की तरफ से की जाती थी। यद्यपि इनको मनसबदारों एवं सेवा में रखा जाता था। अहदी सैनिक बादशाह के सैनिक होते थे। इनको वेतन एवं साजो सामान राज्य की ओर से मिलता था। यह बादशाह के अंगरक्षक भी होते थे। सैनिक अधिकारियों में सर्वाधिक प्रतिष्ठित पद खान ए जमान का था। तो खान ए जमान ये जो कि सबसे ऊंचे पद पर होते थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 66 है। कथन और कारण दिया गया है, आपको इसमें पढ़ करके बताना है कौन सा इसमें सही है। तो कथन में कहा जा रहा है कि जैन धर्म ने युद्ध एवं कृषि दोनों को वर्जित किया है, जो कि ये क्या है, सही है। कारागार में कहा जाए कि दोनों में जीवों की हिंसा होती थी, तो ये भी सही है। दोनों सही है, दोनों इसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, दोनों सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि जैन धर्म में अहिंसा पर अत्यधिक बल दिया गया है। भगवान महावीर के द्वारा प्रतिपादित पंच महाव्रत में अहिंसा प्रथम है। इसी कारण जैन धर्म में युद्ध एवं कृषि दोनों को वर्जित किया गया है, क्योंकि जैन धर्म को में मानना है कि युद्ध के साथ ही कृषि भी जीव हत्या हत्या होती है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 है। असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? असहयोग आंदोलन के संदर्भ बताना है। तो पहला है प्रारंभ में लाला लाजपत राय गांधी के असहयोग आंदोलन के विरुद्ध थे, जो कि सही है। दूसरे में कहा जाए कि जमुना दास एवं मोतीलाल नेहरू के सहयोग से लाला लाजपत राय स्वराज दल की स्थापना की थी, ये जो कि गलत है। इसमें केवल पहला वाला ही सही है, दूसरा वाला क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, केवल पहला वाला सही है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि असहयोग आंदोलन का विरोध आरंभ में सुरेंद्र नाथ बनर्जी, विपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय, CR दास, मोहम्मद अली जिन्ना आदि ने किया था, परंतु मोतीलाल नेहरू एवं अली बंधु के समर्थक से असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। इस आंदोलन के आरंभ में पश्चात ही राष्ट्रीय आंदोलन के गांधीवादी चरण का आरंभ हुआ। दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में लाला लाजपत राय और CR दास ने अपने विरोध वापस ले लिए। स्वराज दल की स्थापना मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था, जबकि लाला लाजपत राय ने स्वराज पार्टी की स्थापना में सहयोग किया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 68 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको इसमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन ये सर सैयद अहमद खान से संबंधित है, जो कि सही है। यंग बंगाल आंदोलन ये हेनरी विलियम डोरोजियो से सही है, ये भी सही है। बहिष्कृत हितकारी सभा ये ज्योतिबा फूले दिया गया है, ये जो कि क्या है, गलत है। बहिष्कृत हितकारी सभा ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। थियोसोफिकल सोसाइटी कर्नल कर्नल आकलाट का है, ये भी इसमें सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला यही इसमें क्या है, सही सुमेलित नहीं है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1924 ईस्वी में बॉम्बे में बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया। उन्होंने 1927 में मराठी में बहिष्कृत भारत नामक पत्र का प्रकाशन किया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 69 है। अच्छा, इसमें और दिया गया एक्सप्लेनेशन में कि ज्योतिबा फुले ने महाराष्ट्र के महान समाज सुधारक थे। उन्होंने निम्न जातियों के उत्थान के लिए 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना किया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 है कि अकबर की विजयों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए और उनको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। अकबर की विजयों के संदर्भ में तो सबसे पहले इसमें सिंध का विजय आएगा। सबसे पहले सिंध का विजय आएगा। सिंध के विजय के बाद इसमें उड़ीसा का विजय आएगा, उड़ीसा का विजय। फिर उड़ीसा के विजय के बाद बलूचिस्तान का विजय, बलूचिस्तान का विजय तीसरे नंबर पे आएगा। फिर उसके बाद कंधार का विजय, ये जो कि चौथे नंबर पे आएगा। तो जो इसका सही क्रम होगा, दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा इसका सही क्रम होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया अकबर की राजनीतिक विजयों का जो सही क्रम है। सिंध का विजय 1590 में, उड़ीसा का विजय 1591 में, बलूचिस्तान विजय 1595 में, कंधार विजय 1595 में किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 70 है कि प्राचीन नगर राजगृह का वास्तुकार कौन था? ये थे महागोविंद थे। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, महागोविंद। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि प्राचीन नगर राजगृह का वास्तुकार महागोविंद था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार ने इस नगर की स्थापना महागोविंद के देखरेख में करवाया था। जीवक बिंबिसार का राजवैद तथा जो राजगृह की गढ़िया सालवती का पुत्र था। उदयन ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर शासन के चौथे वर्ष
में पाटलिपुत्र कुसुमपुर नामक नगर की स्थापना की तथा राजगृह की स्थान पर पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 है कि निम्नलिखित में से किस राजा की मृत्यु युद्ध के मैदान में हुई थी? तो ये किसकी मृत्यु युद्ध के मैदान में हुआ था? यशोवर्मन का। यशोवर्मन का हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, यशोवर्मन का। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि कन्नौज के शासक यशोवर्मन की मृत्यु युद्ध भूमि में हुई थी। वस्तुतः हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद लगभग 50 वर्षों तक के कन्नौज का इतिहास अंधकारमय था। इसके पश्चात कन्नौज के सिंहासन पर यशोवर्मन का युद्ध कश्मीर के ललितादित्य मुक्तापिंड से हुआ था, जिसे संभवतः उसकी मृत्यु हो गई। यशोवर्मन के दरबार में महान संस्कृत के महान नाटककार भवभूति रहते थे। यशोवर्मन के दरबारी कवि वाक्यपति उनके विजयों का वर्णन प्राकृत भाषा में लिखे काव्य गौड़वाहों में किया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 72 है कि स्कंदगुप्त के कौहोम अभिलेख में उल्लिखित ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। तो सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो सबसे छोटी इकाई इसमें कुकुम कक्कुम है। कक्कुम ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, कक्कुम है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया कि स्कंदगुप्त के कौहोम अभिलेख में उल्लिखित ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कक्कुम को बताया गया है। कौहोम नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख से पता चलता है कि भद्र नामक व्यक्ति ने 5 जैन तीर्थंकर की प्रतिमाओं का निर्माण करवाया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 73 है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इनको सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। क्वेश्चन नंबर 73 में तो सबसे पहले इसमें आएगा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना, ये सबसे पहले आएगा। फिर उसके बाद आएगा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना के बाद पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना, ये दूसरे नंबर पे आएगा। फिर उसके बाद पूना सार्वजनिक सभा के बाद इसमें मद्रास महाजन सभा का गठन, ये तीसरे नंबर पे आएगा। फिर चौथे नंबर पे बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना, ये जो कि चौथे नंबर पे आएगा। तो जो इसका सही क्रम होगा तो तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा इसका सही क्रम होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है राष्ट्रीय आंदोलन के आरंभिक चरण में स्थापित सामाजिक एवं राजनीतिक संस्थाओं का सही क्रम है। संस्था दिया गया है, स्थापना और स्थापक दिया गया है, संस्थापक दिया गया है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो कि 1866 में दादा भाई नौरोजी इसके संस्थापक थे। पूना सार्वजनिक सभा 1867 में एम जी रनाडे और जी वी जोशी इसके संस्थापक थे। मद्रास महाजन सभा 1884 एम बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्द इसके संस्थापक थे। फिर उसके बाद आता है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और के टी तेलंगई इसके संस्थापक थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 74 है कि 30 मई 1863 को रॉबर्ट ब्रूस रूट ने मद्रास के पास स्थित पल्लोरम से किस पुरापाषाणिक परंपरा के उपकरण को खोजा था? ये खोजा था हैंडेक्स एवं क्लीवर परंपरा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 30 मई 1863 को रॉबर्ट ब्रूस रूट ने मद्रास के पास स्थित पल्लोरम से हैंडेक्स क्लीवर परंपरा के पुरापाषाणिक उपकरण की खोज किया था। जनवरी 1864 ईस्वी फिर से पल्लोरम में स्थित कई उपकरण प्राप्त हुए थे। हस्तकुठार संस्कृत को मद्रास संस्कृत या मद्रास उद्योग भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 है कि 1927 में नियुक्त हरकोट बटलर समिति की अनुशंसा थी। तो इसकी समिति की अनुशंसा क्या थी? तो इस समिति की अनुशंसा थी कि ब्रिटिश सर्वोच्चता के माध्यम से रियासतों का संरक्षण। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 1927 में ब्रिटिश सरकार हरकोर्ट बटलर समिति ने ब्रिटिश सर्वोच्चता के माध्यम से रियासतों के संरक्षण की अनुशंसा की है। इस कमीशन ने भारतीय रियासतों एवं ब्रिटिश सरकार के संबंधों को स्पष्ट किया ताकि रियासतों के संरक्षण पर बल दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 76 है जिया तरंग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ये कहाँ पे प्रारंभ हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था मणिपुर में। मणिपुर में ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, मणिपुर में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि जिया तरंग आंदोलन का आरंभ मणिपुर में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध हुआ था। इसके आरंभिक नेता जदोनोंग यदुनांग थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नागा महिला रानी गेंडलियू ने ब्रिटिश सत्ता का जमकर विरोध किया। सरकार ने रानी गेंडलियू को जेल में डाल दिया। आज़ादी के पश्चात ही वे जेल से छूट पाई और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें नागांव की रानी की उपाधि दी थी, नागांव की रानी की उपाधि दिया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 77 है कि कौन सूफी संत सास की योग्य क्रियाओं में इतने पारंगत थे कि अन्य योगी को उसके सिद्ध कहते थे? तो इसका राइट आंसर होगा निजामुद्दीन औलिया। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा निजामुद्दीन औलिया। सूफी
चिश्ती सिलसिले के प्रसिद्ध संत निजामुद्दीन औलिया योग क्रियाओं में इतना पारंगत थे कि उन्हें योगी सिद्ध कहते थे। शेख निजामुद्दीन औलिया महबूब ए इलाही के नाम से भी प्रसिद्ध थे। वे महान कवि अमीर खुसरो के गुरु थे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दिया गया था? ये समाप्त किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा 1858 के भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा 15 सदस्यीय भारत परिषद को समाप्त कर दिया। भारत परिषद का प्रमुख भारत सचिव होता था, जो ब्रिटिश संसद का सदस्य होता था। भारतीय नेता लंबे समय से इसे खत्म करने की मांग कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 79 है कि किन शासकों के सिक्कों पर धार्मिक उपाधियां उत्कीर्ण हैं? ध्रुवीय उपाधि उत्कीर्ण है, तो इसका राइट आंसर होगा पहलव के सिक्कों पर है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा पहलव। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि पहलव शासकों के सिक्कों पर ध्रुवीय धार्मिक उपाधियां उत्कीर्ण है। पहलव शासक 2वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में ईरान से भारत आए थे। इस वंश की स्थापना मित्रदास प्रथम 171 से 130 ईस्वी पूर्व था। इस वंश का महानतम शासक गोंडो फडणवीस था। कुषाणों ने भारत में द्वैध शासन एवं संयुक्त शासन प्रणाली की शुरुआत की थी। भारत में सर्वप्रथम शुद्ध स्वर्ण मुद्रित निर्मित करवाए थे। कौन? कुषाण। सातवाहन ने शीशे के सिक्के का निर्माण करवाया था, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सातवाहन के द्वारा शीशे के सिक्के का निर्माण करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 80 है कि कुटिल लिपि को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो कुटिल लिपि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है सिद्ध मातृका लिपि। सिद्ध मातृका लिपि। ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया कि कुटिल लिपि को सिद्ध मातृका लिपि के नाम से भी जाना जाता है। यह लिपि आरंभिक मध्यकाल 6वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी उत्तरी भारत में प्रचलित थी। यह लिपि ब्राह्मणी लिपि का विकसित रूप है। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 80 तक देखा है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 2017 के पेपर को देखेंगे। ये 2021 का पेपर था। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद।